हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं ए के सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। गुरपथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तीसरे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन और विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन और एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें शैक्षिक प्रबंधन का तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? तीसरे चैप्टर का नाम है पर्यवेक्षण और निरीक्षण। अब देखिए, इसको हम रिवीजन के तौर पे एक बार पढ़ लेते हैं कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण क्या है और उसके बाद हम आगे की पढ़ाई को पूरा करते हुए पर्यवेक्षण को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य प्रशासन नहीं होता बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना होता है, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन में पर्यवेक्षण और निरीक्षण अपनी भूमिका निभाते हैं। भूमिका में निरीक्षण नियंत्रण, जांच और मूल्यांकन करता है, जबकि पर्यवेक्षण मार्गदर्शन, सहयोग और विकास करता है। दोनों मिलकर विद्यालय की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। ये हम पिछली कक्षा में बात कर चुके थे। तो जिन स्टूडेंट ने पहली जो कक्षा है वह नहीं ली है तो उस क्लास को जरूर देखें, फिर आगे की क्लास आपको बेटर ढंग से समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ। हमने समझा पर्यवेक्षण एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मानवीय एवं सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सके। अर्थात एक पर्यवेक्षक सहायक, सलाहकार और प्रेरक होता है। और क्योंकि शिक्षक ही क्या करता है, वो सहायता करता है, तो वह सहायक भी होता है, सलाहकार भी होता है और प्रेरक भी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की विशेषताओं के बारे में। मैंने आपकी बात की थी। पर्यवेक्षण सहयोगात्मक होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, सुधारात्मक एवं रचनात्मक होता है, निरंतर व गतिशील होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। मानवीय संबंधों को प्रोत्साहन देता है पर्यवेक्षण, कि भाई शिक्षक और जो पर्यवेक्षक है उसके संबंध हैं, शिक्षक छात्र के संबंध हैं, वो बहुत मधुर बने, अच्छे बने रहें, इस प्रक्रिया पर ध्यान देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैंने पर्यवेक्षण के उद्देश्य के बारे में बताया था कि पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है। पर्यवेक्षण शिक्षण विधियों में सुधार करता है, कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाता है, शिक्षक की दक्षता में सुधार करता है, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है, नवीन शिक्षण तकनीकों पर प्रयोग करता है, छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार करता है, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में पर्यवेक्षण क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरह से पर्यवेक्षण जो है उस विद्यालय का शैक्षिक वातावरण भी बेहतर बनाता है। अब हम बात करते हैं, मैंने एक लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था और बताया था कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से पर्यवेक्षण किस पर प्रभावी होता है? ऑप्शन 1 विद्यालय, शिक्षक, समुदाय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक। शिक्षक पर पर्यवेक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वह है पर्यवेक्षण के कार्य। पर्यवेक्षण के कार्य, पर्यवेक्षण के कार्य, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। पर्यवेक्षण के कार्य देखिए, पर्यवेक्षण का जो पहला और प्रमुख कार्य होता है वह होता है कक्षा का अवलोकन। पर्यवेक्षण का कार्य होता है कक्षा का अवलोकन, यानी कि क्लास जो है वह ढंग से चल रही है या नहीं चल रही, इस बात का काम करता है पर्यवेक्षक। तो कक्षा का अवलोकन किया जाता है। फिर दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है पाठ योजना की समीक्षा। पाठ योजना की समीक्षा करना। पाठ योजना की समीक्षा यानी कि पाठ योजना के साथ शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा, क्योंकि यदि लेसन प्लान के साथ पढ़ाया जाता है तो बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। यदि लेसन प्लान के साथ नहीं पढ़ाया जाता तो उतनी बेहतर शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती। तो पाठ योजना की समीक्षा करना भी पर्यवेक्षण का क्या होता है, कार्य होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पाठ योजना की समीक्षा जो है वो पर्यवेक्षण का एक प्रमुख कार्य है। अब हम आगे बात करें तो पर्यवेक्षण में शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता और फीडबैक प्रदान करना। शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता, पर्यवेक्षण जो है वह शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियों से अच्छा पढ़ाया जा सकता है,
नवीन तकनीकों का पढ़ाने में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो वह कार्य करता है पर्यवेक्षण, उसमें सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षण सामग्री के प्रयोग में क्या करता है, सहायता करता है पर्यवेक्षण। और क्या कार्य करता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का और कार्य होता है फीडबैक प्रदान करना, यानी कि फीडबैक देने का कार्य भी पर्यवेक्षण का होता है। पर्यवेक्षण का जो कार्य है वह है फीडबैक प्रदान करना। फीडबैक प्रदान करना पर्यवेक्षक का कार्य है कि शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा, कितना प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, वह कार्य पर्यवेक्षण का होता है। पर्यवेक्षण का कार्य है प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करना पर्यवेक्षण का क्या होता है, कार्य होता है। प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करना पर्यवेक्षण का कार्य होता है। पर्यवेक्षण समस्या समाधान में सहयोग देता है। पर्यवेक्षण और क्या कार्य करता है, समस्या समाधान में सहयोग देता है। समस्या समाधान में सहयोग, पर्यवेक्षण का और कार्य क्या होता है, समस्या समाधान में सहयोग होता है। तो पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, पर्यवेक्षण का पहला कार्य है कक्षा का अवलोकन करना कि भाई टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण कार्य ढंग से कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा, यह कार्य पर्यवेक्षण का होता है। और पाठ योजना की समीक्षा करना कि भाई अच्छे ढंग से लेसन प्लान के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता करना, फीडबैक प्रदान करना कि भाई अच्छा किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इस बात के बारे में बताना। और प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करना, क्योंकि यदि शिक्षक प्रशिक्षित होगा तो वो बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। यही कारण है कि आपको BSTC या B.Ed करवाई जाती है, M.Ed आप करते हो, तो वो इसीलिए करते हो कि जिस स्तर के बच्चों को आप पढ़ाना चाह रहे हो उस स्तर के प्रशिक्षण पहले आपको दिया जाए, तभी तो आप बेटर ढंग से पढ़ा पाओगे। और बेटर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। समस्या समाधान में सहयोग कि भाई कोई भी समस्या बालक को यदि आ रही है तो वह उस समस्या का समाधान किस तरह से कर सकता है, इस तरह से पर्यवेक्षण इसमें क्या करता है, कार्य करता है। तो समस्या समाधान में सहयोग पर प्रमुख कार्य होता है पर्यवेक्षण का। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार। किसके बारे में बात करते हैं, पर्यवेक्षण के प्रकार। पहला प्रकार है शैक्षिक पर्यवेक्षण। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के प्रकार, पहला कार्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण, यानी कि जब पर्यवेक्षण शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाए। पर्यवेक्षण शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ऐसे पर्यवेक्षण को किस नाम से जाना जाता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहा जाता है। यानी पूरे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित जो पर्यवेक्षण होता है वह क्या होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है। पूरे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किस तरह से किया जा रहा है उसका जब पर्यवेक्षण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हैं। दूसरा होता है कक्षा पर्यवेक्षण। दूसरा प्रकार क्या होता है, कक्षा पर्यवेक्षण। दूसरा प्रकार क्या होता है, कक्षा पर्यवेक्षण। अब कक्षा पर्यवेक्षण का मतलब कि भाई क्लासरूम का अवलोकन करना, उसको देखना कि कक्षा में शिक्षण कार्य किस ढंग से कराया जा रहा है। तो आप देखते होंगे कई बार भाई जब क्लास होती है तो प्रिंसिपल अचानक क्लास में आ जाता है ये देखने के लिए कि अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई अधिकारी आ गया या कोई बाहरी व्यक्ति जो शिक्षित व्यक्ति है वह आ गया ये देखने के लिए कि भाई अच्छा ढंग से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। तो कक्षा में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, ये इस काम को करना क्या कहलाता है, कक्षा पर्यवेक्षण। तीसरा जो होता है वह होता है नैदानिक पर्यवेक्षण। तीसरा कौन सा होता है, नैदानिक पर्यवेक्षण। नैदानिक, तीसरा होता है नैदानिक पर्यवेक्षण।
अब नैदानिक पर्यवेक्षण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। नैदानिक पर्यवेक्षण का अर्थ होता है शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। नैदानिक पर्यवेक्षण का मतलब क्या होगा, शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान क्या कहलाता है, नैदानिक पर्यवेक्षण कहलाता है। अब शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समस्या के समाधान के प्रमुख 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहला चरण है पूर्व सम्मेलन, दूसरा है कक्षा अवलोकन। इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहला है पूर्व सम्मेलन, दूसरा चरण होता है आपका कक्षा अवलोकन, तीसरा डाटा संग्रह, दूसरा चरण होता है कक्षा अवलोकन, तीसरा चरण होता है डाटा संग्रह, चौथा चरण होता है विश्लेषण, पांचवा चरण होता है पश्च सम्मेलन, छठवां चरण होता है आपका पुनः शिक्षण योजना। छठवां चरण क्या होता है, पुनः शिक्षण योजना। पुनः शिक्षण योजना। देखिए नैदानिक पर्यवेक्षण का मतलब क्या होगा कि शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ही क्या कहलाता है, नैदानिक पर्यवेक्षण कहलाता है। इसके कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। कितने चरण हैं, 6 पूछे जा सकते हैं कि भाई नैदानिक जो पर्यवेक्षण है उसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहला पूर्व सम्मेलन। पूर्व सम्मेलन का अर्थ होगा कि भाई यह सबसे पहले ये जानना कि भाई शिक्षक जो है वो कौन कौन से कार्यशील हैं और वह कौन कौन सी विषय को पढ़ाते हैं। फिर कक्षा का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के बाद डाटा संग्रह किया जाता है कि कितना प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कितना अच्छे ढंग से किया जा रहा है। फिर विश्लेषण किया जाता है। फिर पश्च सम्मेलन कि भाई शिक्षकों को फिर इसके बारे में बताया जाता है कि भाई आप किस तरह से बेटर ढंग से पढ़ा सकते हैं, इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। फिर पुनः शिक्षण योजना बनाई जाती है कि और बढ़िया ढंग से किस तरह से पढ़ा सकते हैं, वह लेसन प्लान बनाया जाता है। तो नैदानिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं, 6 इसके चरण होते हैं। अगला पर्यवेक्षण है सहकर्मी पर्यवेक्षण। सहकर्मी पर्यवेक्षण अगला होता है सहकर्मी पर्यवेक्षण। सहकर्मी पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि भाई विद्यालय में एक शिक्षक, एकल विद्यालय है तो भाई वहाँ पे तो एक ही शिक्षक होगा, लेकिन विद्यालय में एक शिक्षक नॉर्मली नहीं होता, कई सारे शिक्षक साथी होते हैं, तो वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, इस बात का अवलोकन करना। यानी विद्यालय के शिक्षक मतलब सहकर्मी एक प्रभावी ढंग से एक दूसरे का सहयोग करते हुए पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, इस बात का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, सहकर्मी पर्यवेक्षण कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सहकर्मी पर्यवेक्षण। और अगला जो पर्यवेक्षण होता है वह होता है स्वपर्यवेक्षण। अगला पर्यवेक्षण क्या होता है, स्वपर्यवेक्षण। स्वपर्यवेक्षण स्वपर्यवेक्षण का मतलब क्या होगा, स्वपर्यवेक्षण का मतलब कि शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करे। शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करे, स्वयं का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह की जो पर्यवेक्षण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपर्यवेक्षण कहते हैं। तो पर्यवेक्षण जो है उसके प्रमुख प्रकार कितने हो गए, प्रमुख 5 प्रकार हो गए। शैक्षिक पर्यवेक्षण मतलब कि शिक्षा की विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। कक्षा पर्यवेक्षण, कक्षा को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है इस बात की जांच करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा पर्यवेक्षण कहते हैं। नैदानिक पर्यवेक्षण का मतलब होता है शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पूर्व सम्मेलन, कक्षा अवलोकन, डाटा संग्रह, विश्लेषण, पश्च सम्मेलन, पुनः शिक्षण योजना। और अगला जो है सहकर्मी पर्यवेक्षण होता है। और अगला होता है सहकर्मी पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि शिक्षक जो हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए
यानी कि सहकर्मी मतलब जो कर्मचारी हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य कर रहे हैं, इस बात का पर्यवेक्षण करना। स्वपर्यवेक्षण, शिक्षक स्वयं अपने क्षमताओं का आकलन करता है और अपना स्वयं मूल्यांकन करता है और पढ़ाने की प्रक्रिया को वह प्रभावी ढंग से बनाने के लिए क्या कार्य कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्यवेक्षण, स्वपर्यवेक्षण। क्या बोलते हैं? स्वपर्यवेक्षण। अब हम पढ़ते हैं कि भाई पर्यवेक्षण की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, यानी किन किन प्रकार से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। पर्यवेक्षण की तकनीकें, पर्यवेक्षण की तकनीकें, किन किन प्रकार से पर्यवेक्षण किया जा सकता है, इसे कहा जाता है पर्यवेक्षण की तकनीकें। ठीक, तो देखिए पर्यवेक्षण किया जाता है कक्षा अवलोकन, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, साक्षात्कार, शिक्षक डायरी। देखिए कक्षा के अवलोकन से मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि भाई क्लास को देखकर पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार तभी किया जा सकता है। चेकलिस्ट, प्रश्नावली, चेकलिस्ट के माध्यम से, चेकलिस्ट के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। साक्षात्कार के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। और शिक्षक डायरी और वीडियो रिकॉर्डिंग, शिक्षक डायरी और वीडियो रिकॉर्डिंग, शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी और वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी तकनीक के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जा सकता है, किस तकनीक के माध्यम से पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इनमें से पता होना चाहिए कि किन किन माध्यमों से हम पर्यवेक्षण कर सकते हैं। कक्षा अवलोकन, यानी कि क्लास जब चल रही है तो हम ये देखें कि भाई क्लास जो है वो कितनी प्रभावी ढंग से चल रही है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब क्या होगा कि भाई जब कौन कौन सी क्लासें कौन कौन से समय पर चलती हैं, कौन कौन से टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, इन सब की बातों की जांच करना क्या कहलाता है? चेकलिस्ट के माध्यम से पर्यवेक्षण। प्रश्नावली के मानी पहले से ही जो प्रश्न तैयार हैं उनका कितना अच्छे ढंग से शिक्षक है और छात्र है वो उत्तर दे पा रहे हैं, उसके द्वारा पर्यवेक्षण करना। साक्षात्कार के माध्यम से पर्यवेक्षण। अब साक्षात्कार के माध्यम से पर्यवेक्षण तो किसी का भी हो सकता है, शिक्षक का भी हो सकता है, छात्र का भी हो सकता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य का भी हो सकता है। तो साक्षात्कार के माध्यम से पर्यवेक्षण, शिक्षक डायरी के माध्यम से पर्यवेक्षण, वीडियो रिकॉर्डिंग। मान लीजिए आजकल ये बहुत चलता रहता है कि भाई क्लास की अव्यवस्थाएं चल रही हैं तो किसी ने मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसका यदि हम रिकॉर्डिंग के आधार पर देखें कि विद्यालय की संचालन व्यवस्था किस तरह से चल रही है, और अव्यवस्था ही नहीं, अगर विद्यालय सही ढंग से संचालित हो रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी गई है कि भाई इस तरह से सही ढंग से क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं, तो उसके माध्यम से भी पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये पर्यवेक्षण की क्या प्रमुख तकनीकें हैं? कौन कौन सी तकनीकें हैं? कक्षा का अवलोकन, चेकलिस्ट और आपका प्रश्नावली, साक्षात्कार और आपका हो गया शिक्षक डायरी, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये पर्यवेक्षण की क्या होती हैं? तकनीक होती हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पर्यवेक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? पर्यवेक्षण के सिद्धांत, पर्यवेक्षण के सिद्धांत। आप देख रहे होंगे कि पर्यवेक्षण में कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होती, पर्यवेक्षण हमेशा सहायता के लिए किया जाता है, पर्यवेक्षण हमेशा शिक्षक की सहायता के लिए किया जाता है। और पर्यवेक्षण का जो पहला सिद्धांत है वह है लोकतांत्रिक सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है? लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत। यह पर्यवेक्षण का पहला सिद्धांत होता है। अब इस लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि पर्यवेक्षण आदेश पर आधारित नहीं होना चाहिए, सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। यानी कोई भी पर्यवेक्षण करता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो गांव का कोई व्यक्ति है या कोई सम्मानित व्यक्ति है,
यदि वह पर्यवेक्षण कर रहा है तो वह शिक्षक को आदेश न दे, एक सहयोगात्मक सहभागिता के साथ बताए कि आप यदि इस कार्य को करेंगे तो पढ़ाने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज्यादा प्रभावशाली बनेगी। और इस तरह के सिद्धांत को कहा जाता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक। दूसरा जो सिद्धांत है वह है सहयोग का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? सहयोग का सिद्धांत। सहयोग सिद्धांत। देखिए, सहयोग सिद्धांत का मतलब क्या है कि मान लीजिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई समस्या है तो पर्यवेक्षक और शिक्षक दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस समस्या का क्या करें? समाधान करें। कि भाई ऐसा नहीं है कि शिक्षक पर कोई कार्यवाही की जाए या उसको दंडित किया जाए या उसको कोई अपशब्द बोले जाए या उसको कोई शाबाशी ही दी जाए। नहीं, समस्या किस तरह से है उस पर विचार करते हुए उस समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है? सहयोग सिद्धांत कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सहयोग पर्यवेक्षण भी कहते हैं। तो पर्यवेक्षक और शिक्षक मिलकर समस्या क्या क्या करें? समाधान करें। ठीक। अगला आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। अगला क्या आता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब तथ्य और आंकड़ों के आधार पर अवलोकन करना। वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या किया जाता है कि तथ्य होते हैं और आंकड़ों के आधार पर अवलोकन किया जाता है और उस अवलोकन के आधार पर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाता है वैज्ञानिक सिद्धांत। वह क्या कहलाता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। कि भाई तथ्य होने चाहिए हमारे पास, आंकड़े होने चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर यदि कोई निर्णय लिया जाए, सुधारात्मक निर्णय लिया जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला जो पर्यवेक्षण का सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता सिद्धांत। निरंतरता सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई विद्यालय का, कक्षा का जो अवलोकन है वह केवल एक बार नहीं होना चाहिए, समय समय पर लगातार यह इस तरह की अवलोकन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए जिससे हमें यह पता चल सके कि वह विद्यालय सही ढंग से संचालित है या नहीं है। तो यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई प्रत्येक शिक्षक की अलग अलग दक्षता होती है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पर्यवेक्षण करना और शिक्षकों का सहयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अच्छा बनाना। भाई बहुत अच्छे ढंग से शिक्षक जो पढ़ा सके उसका सहयोग करना, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है मानवीय संबंधों का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? मानवीय संबंधों का सिद्धांत। मानवीय संबंधों का सिद्धांत। देखिए इतनी क्लास हो चुकी है तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि पर्यवेक्षण जो है वो सहयोगात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। अब पर्यवेक्षण में मानवीय संबंधों का अर्थ होता है कि पर्यवेक्षक और शिक्षक के संबंध मधुर बने, छात्र और शिक्षकों के संबंध बहुत अच्छे बने, इस तरह की पर्यवेक्षण प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मानवीय संबंधों का सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं? मानवीय संबंधों का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है रचनात्मकता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? रचनात्मकता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत होता है रचनात्मकता का सिद्धांत। अब देखिए रचनात्मकता के सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि भाई नए तरीकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, विद्यालय के शिक्षण सुधार में, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में, कक्षा की गतिविधियों में और शिक्षण की प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रचनात्मकता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? रचनात्मकता का सिद्धांत।
तो पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? लोकतांत्रिक सिद्धांत, सहयोग सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत और रचनात्मकता का सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण। एक अच्छे पर्यवेक्षक के क्या क्या गुण होते हैं? पर्यवेक्षक मतलब वह व्यक्ति जो पर्यवेक्षण का कार्य करता है, तो उसके गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण, यानी एक अच्छे पर्यवेक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, एक अच्छा पर्यवेक्षक उसे कहा जाता है जो सहानुभूतिशील होता है, धैर्यवान होता है और निष्पक्ष होता है। यानी वह सहानुभूतिशील होता है, धैर्यवान होता है और निष्पक्ष होता है। यानी सहानुभूतिशील का मतलब होता है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस पर आदेशात्मक बात ना करे, सहयोगात्मक बात करे। और धैर्यवान हो, यानी वह आशावान हो कि भाई सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हो। निष्पक्ष हो, यानी कि अव्यवस्थाओं को सही बोल कर ना बताए कि भाई जहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही वहाँ भी बता दिया कि भाई बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। तो वह ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर सही पढ़ाई हो रही है तो वह सही बताए, यदि सही पढ़ाई नहीं हो रही है तो वह यह बताए कि सही पढ़ाई नहीं हो रही है। यानी एक अच्छे पर्यवेक्षक में यह गुण होते हैं। अच्छा पर्यवेक्षक आत्मविश्वासी होता है और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। अच्छा पर्यवेक्षक आत्मविश्वासी होता है और उसमें नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। नेतृत्व क्षमता पाई जाती है, वह लीडरशिप के गुण रखता है, वह लीडिंग कर सकता है। आत्मविश्वासी होता है, वह ये आत्मविश्वास रखता है कि यदि हम सुधारात्मक प्रयास करेंगे तो हमें शिक्षण कार्य को आगे सुधार के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अच्छा पर्यवेक्षक आत्मविश्वासी होता है और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। आगे हम बात करें अच्छे पर्यवेक्षक की और क्या विशेषताएं हैं। अच्छा पर्यवेक्षक मनोविज्ञान की समझ रखता है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। अच्छे पर्यवेक्षक में मनोविज्ञान की समझ पाई जाती है, मनोविज्ञान की समझ पाई जाती है, वह मनोविज्ञान को समझता है और उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा वही तो टीचर को बता सकता है कि कैसे ढंग से पढ़ा सकते हैं। शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है तो वही सलाह दे सकता है शिक्षक को कि और बेहतर ढंग से किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो वह मनोविज्ञान की समझ रखता है और शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान होता है। और वह पाठ्यक्रम की गहरी जानकारी रखता है और उसे मूल्यांकन की तकनीकों का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम की गहरी जानकारी रखता है कि भाई कौन कौन सिलेबस में क्या क्या है, और उसे मूल्यांकन की तकनीकों का ज्ञान होता है। मूल्यांकन की तकनीकों का ज्ञान होता है कि भाई किस तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किस तरह से सलाह दी जानी चाहिए और किस तरह से बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यानी एक अच्छा पर्यवेक्षक वह होता है जो सहानुभूतिशील होता है, धैर्यवान होता है, निष्पक्ष होता है, आत्मविश्वासी होता है, नेतृत्व क्षमता वाला होता है, जिसको मनोविज्ञान की समझ होती है, शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान होता है, पाठ्यक्रम की गहरी जानकारी होती है, मूल्यांकन की तकनीकों का उसको ज्ञान होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक अच्छा पर्यवेक्षक कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक लाइन में कहें कि एक अच्छा पर्यवेक्षक आलोचक नहीं मार्गदर्शक होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अच्छा पर्यवेक्षक आलोचक नहीं मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है।
एक लाइन में हम कह सकते हैं एक अच्छा पर्यवेक्षक आलोचक नहीं मार्गदर्शक होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पर्यवेक्षण की क्या समस्याएं आती हैं। पर्यवेक्षण की समस्याएं, पर्यवेक्षण की समस्याएं। की समस्याएं क्या क्या होती हैं? देखिए, पर्यवेक्षण की पहली समस्या यह है कि उस व्यक्ति का मिलना ही बहुत कठिन हो जाता है जो प्रभावी रूप से क्या करे, पर्यवेक्षण करे। तो प्रभावी पर्यवेक्षक का अभाव यदि है तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। यानी अगर व्यक्ति ढंग से पर्यवेक्षण कार्य नहीं जानता तो वह अच्छा पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। दूसरा है शिक्षकों में भय व संकोच यदि है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। शिक्षकों में भय व संकोच हो तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। शिक्षकों में भय व संकोच होने पर अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। अगर कार्य की अधिकता है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। कार्य की अधिकता है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण हम नहीं कर सकते। अगर समय की कमी है, समय की कमी है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। कभी भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता यदि समय की कमी है। औपचारिकता का प्रभाव है, केवल औपचारिक रूप से पर्यवेक्षण किया जा रहा है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। औपचारिकता का प्रभाव है, यानी नॉर्मली अगर ऐसे ही बोल दिया जाता है कि भाई बिना देखे ऐसे ही चलो फीड कर देते हैं, भाई बढ़िया है सब कुछ अच्छा है, तो वह औपचारिकता का प्रभाव होता है और उसके द्वारा भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं होता। और यदि सकारात्मक फीडबैक का अभाव है, मैं आपको बता रहा था ना कि यदि विद्यालय संचालन व्यवस्था सही नहीं है फिर भी बोल दिया जाए सही है तो वह सकारात्मक फीडबैक नहीं है। तो सकारात्मक फीडबैक का यदि अभाव है तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। और हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण की सीमाओं में प्रभावी पर्यवेक्षक का अभाव हो तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। शिक्षकों में भय व संकोच का माहौल हो तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। कार्य की अधिकता हो तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। समय की कमी हो तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। और औपचारिकता का प्रभाव हो तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। सकारात्मक फीडबैक का अभाव हो तो भी अच्छा पर्यवेक्षण नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावी पर्यवेक्षण के सुझाव। प्रभावी पर्यवेक्षण के सुझाव कि भाई किस तरीके से प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो प्रभावी पर्यवेक्षण के सुझाव में पहला जो सुझाव है वह है पर्यवेक्षकों का नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए। पर्यवेक्षकों का जो कमियां हैं उनको दूर कर दो। पर्यवेक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, अगर नियमित प्रशिक्षण होगा तो प्रभावी पर्यवेक्षक मिल जाएगा। प्रभावी पर्यवेक्षक मिल जाएगा तो पर्यवेक्षण आसानी से हो जाएगा। विद्यालय में सहयोगात्मक वातावरण, पर्यवेक्षण के लिए सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। सहयोगात्मक वातावरण, सहयोगात्मक वातावरण। रचनात्मक फीडबैक होना चाहिए। रचनात्मक फीडबैक होना चाहिए। यदि रचनात्मक फीडबैक है यानी कि सही फीडबैक किया जा रहा है, सही स्थितियों को बताया जा रहा है तो अच्छा पर्यवेक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। शिक्षक को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए तो अच्छा पर्यवेक्षण किया जा सकता है। और अगला जो है वह है तकनीक आधारित पर्यवेक्षण होना चाहिए। यदि पर्यवेक्षण जो है वह तकनीक आधारित है तो अच्छा पर्यवेक्षण की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। तकनीक आधारित
पर्यवेक्षण होना चाहिए, तो प्रभावी पर्यवेक्षण होता है। तो प्रभावी पर्यवेक्षण के सुझाव क्या हुए? पर्यवेक्षकों का नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए, रचनात्मक फीडबैक होना चाहिए, शिक्षकों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए और तकनीक आधारित पर्यवेक्षण होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने पर्यवेक्षण को समझा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एजुकेशन साइकोलॉजी बाय ए के सर सर्च मार सकते हो आप, और स्कूल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन बाय ए के सर आप सर्च मार के मेरी ये क्लासेस जो है वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपको ये मेरी क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कितने स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुपथ क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।